क्लास 11th फिजिक्स के अंतर्गत अब हम चर्चा करेंगे ऊष्मा इंजन पर, हीट इंजन पर। हम देखेंगे उसकी परिभाषा, मुख्य भाग, दक्षता, मतलब डेफिनेशन भी सीखेंगे, एसेंशियल पार्ट के बारे में भी जानेंगे, इफ़िशियंसी भी उसकी समझेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाइए, ताकि आप और ढेरों वीडियो चैनल पर लगातार देख सकें। तो ऊष्मा इंजन क्या है? क्या है हीट इंजन? नाम से जैसा कि पता चल रहा है, इंजन के बारे में तो हम जानते हैं, पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, भाप इंजन होता है। जी हाँ, ये सब ऊष्मा इंजन ही है। मतलब क्या है? ऊष्मा इंजन क्या करता है? ऊष्मा इंजन ऊष्मा ऊर्जा को लगातार किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ऐसा चूंकि वो लगातार करता है तो हम इसको कहते हैं ये एक चक्रीय युक्ति है। तो चक्रीय युक्ति कैसे बनती है मैं भी आपको बताऊंगा। तो ऊष्मा इंजन एक ऐसी चक्रीय युक्ति है जो ऊष्मा ऊर्जा को लगातार यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका मतलब क्या करती है कि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर लगातार उससे काम करती रहती है। तो ये इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा स्रोत से लगातार ऊष्मा लेकर कार्य करती है। तो परिभाषा के रूप में हम कहते हैं कि इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स कंटिन्यूसली हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ऊष्मा ऊर्जा को किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात कार्य में बदलती है। और कौन सी युक्ति है ये? चक्रीय युक्ति है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब देखिए कैसे ये काम करती है। इसके पहले हमें देखना होगा इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके 3 मुख्य भाग हैं। एक ऊष्मा स्रोत है, एक सिंक है और एक कार्यकारी पदार्थ है, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं ऊष्मा इंजन। तो इसका जो पहला मुख्य भाग हम कहेंगे वो है ऊष्मा स्रोत या हीट सोर्स। इसका एसेंशियल पार्ट है हीट सोर्स। हीट सोर्स जो है वो ऑलवेज T1 टेम्परेचर पर रहता है, मतलब एक नियत ताप पर रहता है, और इससे आप कितनी भी ऊष्मा ले सकते हैं। मतलब इसकी जो तापीय क्षमता है या थर्मल कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, और ये उच्च ताप T1 पर ऊष्मा का एक क्या है? भंडार है, और इससे आप कितनी भी ऊष्मा इस नियत ताप पर ले सकते हैं। तो एक हमें तो ऐसा सोर्स चाहिए भी कि आप कितनी भी ऊष्मा उससे ले लें, क्योंकि कार्य करना है तो ऐसा सोर्स तो चाहिए कि उसकी ऊष्मा कभी खत्म ना हो। तो ये एक उच्च ताप T1 पर ऊष्मा का भंडार है, और इट इज़ सपोज टू हैव इनफाइनाइट थर्मल एनर्जी। इसकी तापीय क्षमता को अनंत माना गया है, और इससे एक निश्चित ताप T1 पर हम कितनी भी ऊष्मा ले सकते हैं। तो यह हमारा एक ऊष्मा स्रोत हुआ। दूसरा ऐसा का ऐसा एक भाग है सिंक, लेकिन वो निम्न ताप पर ऊष्मा का भंडार है। मतलब वो निम्न ताप T2 पर ऊष्मा का भंडार है। इसकी तापीय क्षमता या थर्मल कैपेसिटी भी इनफाइनाइट है। इसे आप नियत ताप T2 पर कितनी भी ऊष्मा दे सकते हैं। तो ऊष्मा स्रोत से आप कितनी भी ऊष्मा ले सकते हैं, और सिंक को आप कितनी भी ऊष्मा दे सकते हैं। मतलब इनकी जो कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी है, वो इनफाइनाइट है। आप कितनी भी ऊष्मा ले लीजिए, ये नियत ताप पर दे देगा ऊष्मा स्रोत, और इसको आप कितनी भी ऊष्मा दे दीजिए नियत ताप पर, ये ले लेगा, ये ले लेगा, और ये आपका दे देगा। मतलब आप ऊष्मा स्रोत से कितनी भी ऊष्मा ले सकते हैं, और सिंक को कितनी भी ऊष्मा दे सकते हैं। तीसरा इसका पार्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है कार्यकारी पदार्थ। जैसे हम कहें कि अगर हम आंतरिक दहन इंजन का उदाहरण लें, तो उसमें जो कार्यकारी पदार्थ हैं, जैसे आंतरिक दहन इंजन का एक प्रकार ले लीजिए पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल वाष्प और वायु, ये आपके कार्यकारी पदार्थ हुए। डीजल इंजन में डीजल हुआ। और अगर बाह्य दहन इंजन ले, भाप इंजन जैसे, तो उसमें भाप कार्यकारी पदार्थ है। तो अब आप समझे होंगे कार्यकारी पदार्थ क्या है। कार्यकारी पदार्थ वास्तव में क्या है कि ये कोई भी ठोस द्रव या गैस का मटेरियल हो सकता है, जिसको आप ऊष्मा की क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। तो ये यांत्रिक कार्य करता है। तो कार्यकारी पदार्थ का क्या नेचर है कि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेना, और ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जब इसको मिलती है तो ये यांत्रिक कार्य करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया अभी कि भाप इंजन में भाप, या पेट्रोल इंजन में पेट्रोल वाष्प और वायु का मिश्रण। और अब जब ये भागों का हमें पता चल गया, तो हम इसकी दक्षता का फार्मूला निकालने की बात करते हैं। अब अभी हम बात कर रहे थे कि ये एक चक्रीय युक्ति है। तो ये चक्रीय युक्ति कैसे, इसको भी जरा मैं आपको भी बता देता हूँ कि ये जो कार्यकारी पदार्थ है, ये एक्चुअली ऐसा निकाय है जो ऊष्मा स्रोत से क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसका कुछ भाग कार्य में बदलता है, और शेष भाग सिंक को देकर ये कार्यकारी पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो जब ये अपनी पूर्वावस्था में आता है तो हम कहते हैं एक चक्र पूर्ण हो गया। और इस समय इसकी थर्मल एनर्जी
इसकी इंटरनल एनर्जी अर्थात आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुरूप भी है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि एक चक्र पूर्ण हुआ जब ये ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ले लेता है, कुछ भाग सिंक को देकर कुछ भाग कार्य में बदल देता है और ये एक चक्र अपना पूरा करके पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो हम कहते हैं एक चक्र पूरा हुआ। तो अब इस ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या हुई, तो एक चक्र में ही डिफाइन होगी। अब ये दक्षता भी हम समझ गए, है ना। तो ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होगी वो होगी एक चक्र में इंजन द्वारा किया गया उपयोगी कार्य जिसे हम आउटपुट कहते हैं, और इस एक चक्र में स्रोत से ली गई ऊष्मा जिसको हम इनपुट कह रहे हैं उसका अनुपात होगा, वो कहलाएगी हमारी ऊष्मा इंजन की दक्षता। अब देखिए मतलब क्या हुई, दक्षता का मतलब क्या हुआ। अरे दक्षता तो ऐसे ही डिसाइड होती है कि आपने कितना काम किया और आपने कितनी ऊष्मा ली, तो कार्य बटे ऊष्मा होगा दक्षता का मतलब। तो कार्य क्या है W, और स्रोत से ली गई ऊष्मा कितनी है, तो यहाँ हम मान रहे हैं उस स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 है। चलिए मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। चलिए माना एक चक्र में हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ देखिएगा आप ऊष्मा स्रोत पर आ जाइए। तो माना एक चक्र में जो ये कार्यकारी पदार्थ है ये ऊष्मा स्रोत से इनपुट के रूप में Q1 ऊष्मा को लेता है। तो स्रोत से ली गई ऊष्मा कितनी हो गई Q1, ये कार्यकारी पदार्थ ने एक चक्र में ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ली कितनी Q1, तो ये हो गया आपका इनपुट, है ना। अब क्या हुआ फिर, इंजन द्वारा कितना कार्य किया गया, तो W कार्य किया गया, तो W आपका कार्य हो गया और शेष ऊष्मा किसको दे दी, तो शेष ऊष्मा सिंक को दे दी। और सपोज वो शेष ऊष्मा कितनी है, वो Q2 है, तो सिंक को दी गई ऊष्मा कितनी हो गई Q2। तो कितने भाग को कार्य में बदला, तो देखिए स्रोत से Q1 ऊष्मा ली, Q2 सिंक को दी, बची कितनी Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 ऊष्मा को जो है किस में बदल दिया, कार्य में बदल दिया। तो नेट जो तो इंजन द्वारा जो किया गया कार्य है हम कहेंगे कि इट इज़ W, वो होगा Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 ऊष्मा ली, Q2 सिंक को दे दी और बची हुई सारी कार्य में बदल दी, तो इट इज़ Q1 माइनस Q2। मतलब एक चक्र में इसको कहेंगे नेट अवशोषित ऊष्मा, क्योंकि जो कार्य में बदली है तो हम उसको कहेंगे एक चक्र में नेट अवशोषित ऊष्मा, मतलब नेट हीट एब्जॉर्ब्ड इन ए साइकिल, वो आपका किया गया कार्य होगा W Q1 माइनस Q2, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तब ऊष्मा इंजन की दक्षता को हम ईटा से व्यक्त करते हैं, तो ईटा हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2, है ना, W के प्लेस पर Q1 माइनस Q2 और अपान Q1 जो स्रोत से ली गई ऊष्मा है। अब एक एक अपान एक एक कर लीजिए, Q1 अपान Q2 माइनस Q2 अपान Q1, तो सॉरी Q1 अपान Q1 माइनस Q2 अपान Q1, तो Q1 अपान Q1 ये 1 बन जाएगा। तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, देखिए Q1 अपान Q1 1 हो गया, इट इज़ 1 माइनस Q2 अपान Q1। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि ये अगर हम ऐसा कर पाएँ कि हम सिंक को कुछ भी ऊष्मा नहीं दें, मतलब Q2 का मान 0 हो जाए, तो दक्षता 1 हो जाएगी, मतलब जितनी भी ऊष्मा अवशोषित हुई सब कार्य में बदल जाएगी। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, मतलब सिंक को ऊष्मा कुछ न कुछ ऊष्मा दी ही जाएगी, मतलब किसी भी आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी भी 1 नहीं हो सकती, वो ऑलवेज 1 से कम ही होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ईटा का मान है, दक्षता का मान है, वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है, क्योंकि हम सिंक को कुछ न कुछ ऊष्मा अवश्य देते हैं। धन्यवाद।